हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार चल रहा था, ठीक है। और जिसमें आर्टिकल 21 चल रहा था, ठीक है। तो 21 का भी अभी पार्ट्स जो है अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, उसी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी दोस्तों चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का हम लोग पहले तो स्टार्ट करते हैं संथारा को, यानी संथारा क्या है, आर्टिकल 21 और संथारा का जो है क्या संबंध है, ठीक है। तो संथारा देखते हैं, ठीक है। संथारा यह जैन धर्म की एक प्रथा है, ठीक है। जैन धर्म की यह प्रथा है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि मोक्ष के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति मृत्यु का चयन करता है। यह प्रथा मतलब जो है विवादों में तब आई है जब राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में या जनहित याचिका की सुनवाई में आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना इसको, संथारा को। संथारा है क्या? संथारा का मतलब है कि जैसे इसमें मृत्यु को जैसे प्राप्त करना, जैसे मान लीजिए बिना खाए पिए संथारा मतलब जो है होता है कि जैसे हम बैठ गए अपनी जो है और हमने बिना खाना खाए पिए जो है और शरीर को त्याग देना, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो है, राजस्थान हाई कोर्ट ने यानी उच्च न्यायालय ने इसको घोषित किया कि असंवैधानिक है, ठीक है। संथारा को क्या घोषित किया? असंवैधानिक, ठीक है। राजस्थान, ठीक है, ये ध्यान रखना, राजस्थान हाई कोर्ट ने, ठीक है। वहीं फिर क्या हुआ कि मतलब उसने बताया कि यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है और वहीं जो है ये मरने का अधिकार, तो मरने का अधिकार नहीं है इसमें जो है ये, इसलिए आर्टिकल 21 का उल्लंघन मानता है। फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो अच्छा निर्णय, देखिए आप उसको जो है इसके विपरीत निर्णय आएगा। देखिए क्या निर्णय आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया एवं कहा कि संथारा संवैधानिक है। संथारा क्या है? संवैधानिक है। किस प्रकार से संवैधानिक है उसको भी बताया उन्होंने। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह जैसे संथारा धार्मिक आचरण का भाग है, ठीक है। इसमें मतलब जो है, अब जैसे आर्टिकल 25 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता को मूल अधिकार घोषित करता है। इस प्रकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जहां आर्टिकल 25 के अधिकार को 21 पर वरीयता दी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, बाई चांस क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 25 बड़ा है यानी धर्म की स्वतंत्रता बड़ी है कि आर्टिकल 21 बड़ा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 25 यहाँ पर जो है बड़ा है। तो इसमें दोस्तों बताया गया कि आर्टिकल 25 बड़ा है, यानी आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 21 थोड़ा मतलब उस पर वरीयता दी है, ये ध्यान रखना। तो आपको संथारा समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेसिया, ठीक है। यूथनेसिया ध्यान रखना, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है इसको दोस्तों समझिए। इच्छा मृत्यु का तात्पर्य है स्वयं की इच्छा से जीवन का परित्याग करना, ठीक है। तो यह आपको पता चला कि इच्छा मृत्यु क्या होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए किसी को जो है इच्छा मृत्यु देनी है तो वो दवाओं के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, जैसे किसी को मृत्यु प्रदान करना, मतलब जो अधिक पीड़ादायी ना हो, ठीक है। जबकि असाध्य रूप से पीड़ित व्यक्ति के जीवन रक्षक उपकरणों को हटा लेना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन चल रही है, ऑक्सीजन को हटा दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये इच्छा मृत्यु। अब देखिए इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया इच्छा मृत्यु का? देखिए भारत में अरुणा शानबाग, ठीक है। अरुणा शानबाग के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रश्न सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। आगे चलकर कामन काज कामन काज क्या है? यह एक एनजीओ है, ध्यान रखना।
कॉमन काज बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ, ठीक है। ये मामला जो है जाएगा कोर्ट में, ठीक है। अब कोर्ट में जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। इसमें जो है क्या बताया गया इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता दे दी, ठीक है, मान्यता प्रदान कर दी। इसे गरिमा मृत्यु की संज्ञा दी गई। जैसे कोई व्यक्ति जैसे मर रहा है, मतलब जैसे बहुत परेशान है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा, वो चाहता है कि हम मर जाएं, लेकिन वो आर्टिकल 21 उसमें जो है बीच में बाधा बना हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, आप जो है ऐसे नहीं मर सकते, आप जो है, तो इसलिए जो है उसमें आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना हो, तो उसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया इसको, ठीक है। तो इससे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित कई दुरुपयोग की संभावना भी रहती है। जैसे मतलब कोई दुश्मनी के कारण किसी को मार दिया गया और बाद में दिखा दिया गया कि यह जो है, तो ये भी एक चैलेंज है। तो इसलिए इसको जो है बहुत ही इसकी जो है जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जो शर्तें रखी गई हैं वो बहुत टिपिकल रखी गई हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें इच्छा मृत्यु की तभी दी जा सकती है, जैसे इसकी शर्तें क्या हो सकती है, कम से कम 20 वर्ष के अनुभव वाले डॉक्टर के पैनल में कलेक्टर के मतलब जो डीएम है उसका जो है निर्देश होना चाहिए, ठीक है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नियंत्रण वाले पैनल की अलग अलग रिपोर्ट ली जाए एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के माध्यम से इसे लागू किया जाए, ठीक है। तो ये सब जो है मतलब इस आधार मतलब है प्रक्रिया, लेकिन जो है लंबी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इसको जो है ग्रहण किया जा सकता है संथारा को, ठीक है, संथारा को, सॉरी वो क्या नाम, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को, ठीक है। तो यह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है दोस्तों, हाँ, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम आर्टिकल 21 का ए आते हैं दोस्तों। आपको पता होगा इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल में। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार। पहले यह आर्टिकल 45 के तहत राज्य का अधिकार था, ठीक है, यह राज्य का कर्तव्य था, डीपीएसपी में था, ठीक है। और वर्तमान में यह मूल अधिकार कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स में जो है इसको रख दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के ए के तहत इसको रखा गया है। और एक्चुअली राज्य के द्वारा यह कर्तव्य ना निभा पाने की दशा में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन, ठीक है, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश का मामला था, जिसमें मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में भी, जैसे इसमें जो है क्या हुआ, ये 2 केस थे, एक तो उन्नी कृष्ण वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य और मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में इसे मूल अधिकार घोषित कर दिया गया, ठीक है। किसको मूल अधिकार, 21 के ए को, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 86वें संविधान संशोधन। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, 86वें, वो आप केस याद रखना पाएँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, 86वें संविधान संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ है, 2002 में हुआ है, ठीक है। अब 2002 में हुआ है तो इसमें 21 ए जोड़ा गया है, 21 ए, आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा गया एवं शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया। इस संशोधन द्वारा आर्टिकल 45 को संशोधित कर दिया गया और आर्टिकल 45 में क्या कर दिया गया कि जो राज्य को जो कर्तव्य दे दिए गए वो 0 से 6 वर्ष तक का मतलब जो है शिक्षा एवं पोषण राज्य का कर्तव्य बना दिया गया। साथ ही 11 मूल कर्तव्यों को भी मतलब इसमें जो है जोड़ा गया है, मतलब 86वें संविधान संशोधन, ठीक है। इस अभिभावकों को शिक्षा का अवसर देने का प्रावधान किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब जो है जो इसमें 11वां जो मूल कर्तव्य है, अभिभावकों को शिक्षा का अवसर देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल
22। अब दोस्तों आर्टिकल 22 को जो है समझते हैं। आर्टिकल 22 भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको बहुत केयरफुली समझ लेना है कि गिरफ्तारी एवं निरुद्ध, निरुद्ध का मतलब डिटेन, ठीक है, गिरफ्तारी एवं निरुद्ध से संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी एवं निरुद्ध से संरक्षण, ठीक है। तो क्या संरक्षण है? यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कानून देखिए, कानून कितने प्रकार के होते हैं? कानून 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है जो दंडात्मक होता है। दंडात्मक का मतलब जैसे आईपीसी, अपराध के लिए दंड देना, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? अपराध के लिए, दंडात्मक में क्या होता है? अपराध के लिए, जो भी आपने अपराध किया है उसके लिए दंड देता है। या किसका काम है? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। अब उसके बाद जैसे दूसरा होता है निवारक निरोध, निवारक निरोध। इसके अंतर्गत क्या होता है? अपराध करने से रोकना, कि मतलब अपराध ही ना हो तो क्यों उस पर आईपीसी लगाई जाए। तो इसके लिए भी एनएसए बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। यह प्रिवेंटिव है, यह ध्यान रखना है इसको, जो है मतलब प्रिवेंटिव का मतलब यह पहले ही जो है मतलब जो जो भी मतलब अपराध है उसको रोकने के लिए बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए हम बताते हैं आपको, आर्टिकल जो 22 है उसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, यह किसके लिए वर्णन करता है? अरेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है तो उसके लिए वर्णन करता है। और जबकि वही डिटेन कौन करता है? इसका चौथा 22 का और 7वां पार्ट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इसमें वर्णन जो है वो है 7वां, ठीक है, ये लिख देते हैं। ये डिटेन करते हैं, मतलब पहले ही जो है उसको सुरक्षित करते हैं, ठीक है, कि मतलब अपराध ही ना हो, तो उसके लिए प्रयास करते हैं। अब देखिए पहला, देखिए आप गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार देखिए। पहले गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, पहला है 22 का मतलब पहला, ठीक है। क्या है अधिकार? गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र जानने का अधिकार। मतलब अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसा नहीं कि उसको ये नहीं बताया जाएगा कि गिरफ्तार क्यों किया गया, ऐसे जेल में डाल दिया गया फर्जी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जानने का अधिकार बिल्कुल है, यानी उसको बताया जाएगा तुरंत कि आपको इस जुर्म के लिए जो है आपको जो है बंद किया गया है जेल में, ठीक है। फिर उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है वो अपनी पसंद के विधि व्यवसाय से, यानी विधि मतलब जो वकील होते हैं से परामर्श या बचाव करने का अधिकार, ठीक है। यानी विधि व्यवसायी से परामर्श या बचाव करने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 22 के 1 में ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 22 के 1 में ही यह अधिकार है। 22 के 1 में, 22 के 1 में हमने क्या बताया? एक तो गिरफ्तारी के कारणों को जानने का मतलब जो है स्वतंत्रता, और उसके बाद अधिकार है, ठीक है। और दूसरा अधिकार क्या है? मतलब जो है जो वकील करने का अधिकार जो हमारा है, ठीक है, वो भी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 22 के दूसरे पर। इसमें क्या है? गिरफ्तार के क्षण से, यानी जब आपकी गिरफ्तारी हुई है उसके उसी क्षण से 24 घंटे के भीतर जो वहाँ के निकटतम मजिस्ट्रेट हैं उनके सम्मुख पेश किया जाए, यानी पेश किए जाने का अधिकार है आपको। और इसमें ध्यान रखना कि जैसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको आप 24 पुलिस कोई भी मतलब थाना जो है 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकता, 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकता उसको। और वो भी जो है जैसे अगर रखा जाएगा तो उसमें मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट का जो है परामर्श, मतलब मजिस्ट्रेट को पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हाँ ये जो है बंद है तो आप रख सकते हैं उसको हैं। लेकिन
इसमें 24 घंटा जो थाने में रहेगा, इसमें आने जाने का समय छोड़कर, आने जाने का समय छोड़कर, ठीक है, ये समय नहीं होगा उसमें, ये नहीं, मतलब जैसे 24 घंटा, और अगर 24 घंटे के अंतर्गत ही आता है आने जाने का समय तो आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 24 घंटे तक आपको जेल में नहीं रखा जा सकता बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये अधिकार पता भी होने चाहिए कि आपको जो है जैसे पता ही नहीं, और आपको 24-48 3-3 दिन जेल में ऐसे ही डाले हैं फर्जी, ना मजिस्ट्रेट को बता रहे हैं, केवल रुपए के लालच में आपको जो है जेल में डाले हुए हैं। तो आपको ये पता भी होना चाहिए, आपका जो है अधिकार है, आपको बिल्कुल इसके बारे में जो है भूलना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग जानते ही, आपको हमने बताया 22 का 2 आर्टिकल, आप बता भी सकते हैं आर्टिकल 22 का क्लॉज सेकंड में हमको जो है ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो अब देखिए अपवाद क्या है। अपवाद जो है वो अनुच्छेद 22 का 3 है। ये अपवाद क्या है कि जैसे ये तो सब भारतीय नागरिकों के लिए हो गया जितना हमने बताया, लेकिन क्या ये विदेशी नागरिकों के लिए भी है? जैसे कोई विदेशी शत्रु को ऐसा अधिकार होगा कि 24 घंटे तक रखा जाए? नहीं नहीं नहीं, उसको बिल्कुल नहीं ऐसा है, ठीक है। उसके लिए ये मतलब जो है भारतीय नागरिक के लिए ऐसा प्रावधान है, लेकिन जो विदेशी शत्रु है, किसी घटना में पाया गया है संदिग्ध हालत में, उस कंडीशन में उस पर ये नियम नहीं लागू होते। न्यू जैसे एक होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट, ठीक है, UAPA, UAPA, ठीक है, यह भी इसी में आ जाता है आर्टिकल 23 में। इसमें क्या होता है कि निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किए व्यक्ति पर मतलब जो है लगाया जाता है, कि जैसे इसको UAPA का मतलब होता है कि जैसे कोई आतंकवादी की संभावना है अटैक होने की, और उसमें हमने संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को पकड़ा है, संदेह के आधार पर पकड़ा है, तो ये वहाँ पर नियम नहीं लागू होगा कि आप जो है 24 घंटा हो गया है अब हमको जो है छोड़िए, ये वो जो है, या मजिस्ट्रेट के सामने हमको प्रस्तुत करिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें आपको जो है पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो आपको जेल में रख सकती है, ठीक है। तो ये आपको पता चला, आर्टिकल 3 भी पता चला, मतलब आर्टिकल 3 का मतलब है क्लॉज 3, 22 का क्लास 3 आपको पता चला। और उसके बाद आर्टिकल 22 का चौथा देखते हैं, चौथे में क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत इसको जो है जिसको निरुद्ध किया गया है, पकड़ा गया है, ठीक है, उसकी समयावधि कितने महीने, 3 माह से अधिक तब तक नहीं होगी जब तक सलाहकार बोर्ड अपना प्रतिवेदन इस विषय पर ना देते, तब तक वो जो है बंदी रहेगा। सलाहकार बोर्ड ऐसे लोगों से मिलकर बनेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, या रहे हों, या बनने की योग्यता रखते हों। तो यह आर्टिकल 22 के 4 में जो है वर्णन इसका किया गया है। 5 में किस वर्णन क्या है देखिए, 5 में वर्णन देखिए 22 का 5, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरुद्ध का कारण जानने एवं अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन, अभ्यावेदन का मतलब होता है देने का अधिकार होगा, यानी निरुद्ध किए हुए व्यक्ति को निरुद्ध का कारण जानने यानी उसका रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार होगा, ठीक है, कि हाँ आप जो है ऐसी एक्टिविटी में विलुप्त या संदिग्ध या मिले नहीं थे, ठीक है। तो आपको यह अधिकार होगा इसके तहत, किसके तहत, आर्टिकल 22 के 5 के तहत। और वो कौन से व्यक्ति के लिए, निरुद्ध, जो मतलब UAPA के अंतर्गत पकड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद छठा क्या कहता है, छठे में देखते हैं क्या कहता है, यदि निरुद्ध का कारण बताना लोकहित के विरुद्ध है तो कारण नहीं बताया जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना कि जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा गया, अब वो कह रहा है कि हमको छोड़िए और हमको अपना जो है कारण बताने दीजिए, अगर उसके कारण बताने से देश में हड़कंप मच सकता है तो वह कारण बताने का जो है वो कारण नहीं बता सकता और नहीं बताया जाएगा किसी व्यक्ति को, वो चाहे न्यूज़पेपर वाले जो है तड़पते रह जाए पूछने के लिए, किसी को नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है निवारक निरोध के संबंध में संसद विधि निर्मित कर सकती है, ठीक है। संसद को मतलब विधि बनाने का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध
अधिकार, ठीक है। यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 23 24 इससे संबंधित है और 23 को हम लोग जो है चर्चा करते हैं यहाँ पर है, ठीक है। 23 को स्टार्ट करते हैं। मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव का दुर्व्यापार मतलब और बलात्श्रम का प्रतिषेध, इंग्लिश में कहें तो प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो यह इसको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। यानी किसी भी मनुष्य को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, उस पर ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, यानी फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो यह सब जो है क्या है? प्रतिषेध है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम बेगार इत्यादि व्यवहारों को प्रतिबंधित घोषित किया गया है। क्या किसको किसको? देखिए फिर से बता देते हैं। दुर्व्यापार यानी देह का व्यापार, पहले दासों को खरीदा बेचा जाता था, ये ध्यान रखना। बालाश्रम बालकों पर श्रम। बेगार, बेगार का मतलब है काम के बदले रुपए न देना। व्यवहारों को प्रतिबंधित घोषित किया गया है, इसको जो है प्रतिबंधित घोषित किया गया है, ठीक है। इस प्रकार का आचरण अपराध होगा, मतलब जो है अगर ऐसा किया गया तो अपराध होगा और विधि द्वारा दंडनीय होगा। यह आर्टिकल 23 के फर्स्ट में जो है इसका वर्णन है, ठीक है। तो ये आपको पता चला। देखिए तीनों शब्दों को जान लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। दुर्व्यापार का मतलब मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। बलात्श्रम का मतलब क्या हो सकता है? किसी की इच्छा के विरुद्ध काम कराना, ठीक है। और बेगार का अर्थ बिना पारिश्रमिक दिए हुए कार्य कराना, ठीक है। हमने क्या बताया था? बिना पारिश्रमिक, ठीक है। जैसे इनको जो है रोकने के लिए क्या करती है संसद? समय समय पर जो है नियम भी बनाती है, जैसे बंधुआ मजदूर उन्मूलन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976। अब आर्टिकल 23 का 2 जो है क्या कहता है? 23 का 2 वैसे तो अपवाद है, देखते हैं अपवाद क्या है। इसके अनुसार राज्य लोक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनिवार्य सेवाएं ले सकता है, मतलब राज्य ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना है। ऐसी सेवाएं लेने में राज्य धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यह प्रावधान जो है 23 में था। अब आर्टिकल 24 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को खान या, अब खान का मतलब जो है जैसे जो माइंस वगैरह होती हैं, खान या खतरनाक उद्योग में काम करना निषेध है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है बच्चों के लिए, वो भी, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को खान या खतरनाक काम में भारी उद्योग हो सकता है, मतलब इनमें नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी ये चाइल्ड मतलब लेबर के अंतर्गत आता है, बलात्श्रम, ठीक है। यानी यह ठीक है। तो ये मतलब जो है आर्टिकल 24 में आपको पता चला। अब इसी के लिए संसद के द्वारा जो है बाल श्रम को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे एक अधिनियम है बाल श्रम, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम, ठीक है। विनियम अधिनियम 1986, कभी कभी इनको सर्च भी कर लिया करो, 1986 में जो निर्मित हुआ था जो है, तो यह अधिनियम है। और 2018 मतलब 2016 में जो है इस अधिनियम में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। 2016 में इसका मतलब जो है अमेंडमेंट हुआ और इसमें इसके अंतर्गत इसका नाम बदल कर क्या किया गया? बाल एवं, ठीक है, बाल एवं किशोर प्रतिषेध, बाल एवं, लिख देते हैं, बाल एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम, एवं विनियम अधिनियम आप लिख लेना, ठीक है।
कर दिया गया। और इसमें जो मतलब जो है जो 6 से 14 की आयु थी, इसको 14 को हटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, तो यानी इसकी 14 से बढ़ाकर कितनी आयु कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।